गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 12 अप्रैल और आज के इस सेशन में 12 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। कौशल भारत मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन कहाँ किया? उधमपुर, गांधीनगर, आगरा या फिर रांची? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल, भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को पहली बार डोगरी भाषा में लॉन्च किया गया है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय संविधान को किस भाषा में लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे डोगरी भाषा में से लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग किसने की है? तो लॉन्चिंग की गई है किरण रिजिजू के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फिर डोगरी में संविधान का अनुवाद जम्मू और कश्मीर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। देखिए, डोगरी भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस सूची में मूल रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार से बनेगा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो याद रखेंगे 14 थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में याद रखेंगे 22 भाषाएं। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। इस सूची में सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ये डेट भी आपको याद रखनी है और संशोधन भी आपको याद रखना है। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, इसमें यहाँ डोगरी भाषा है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटी से संबंधित एग्जाम में कि डोगरी भाषा को भारतीय संविधान में यानी कि 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था पूछा जाए तो 2003। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो आप याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन था। तो 8वीं अनुसूची के बारे में ये जानकारी आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो मैप में आप सभी जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019। राजधानी जम्मू शीतकालीन है और श्रीनगर यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क में आते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और ताचिंगम नेशनल पार्क। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो याद रखेंगे बनिहाल दर्रा। जम्मू और कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं फ्रेंड्स, है ना? हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी। यहाँ के प्रमुख बांध है बगलीहार बांध जो कि चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है और उरी द्वितीय बांध याद रखेंगे ये झेलम नदी पर है। भाषाएं खासकर आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं। देखिए, ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आपको 5 ही याद रखनी है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ बाद में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अलावा जीके जीएस के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो डिस्कस कर लेते हैं अब आगे।
इसी के साथ आप याद रखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनसे वापस ले लिया है, 3 पार्टियों से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें क्या होती हैं जिसके बाद किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है? तो देखिए, इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, या यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हों। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अभी देश में यानी कि वर्तमान में सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी हैं, पूछी जा सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये पूछ लेता है फ्रेंड्स एग्जाम में, है ना, याद रखेंगे आप सभी। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो कितनी है वर्तमान में, ये संख्या भी आपको याद रखनी है और पार्टियों के नाम भी याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में होगा फूड कॉन्क्लेव 2023। आयोजन कब होगा? तो याद रखेंगे 28 और 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान दशक में भारतीय कृषि खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है। डिस्कस कर लेते हैं हैदराबाद लेटेस्ट करंट अफेयर। देखिए, हाल ही में WHO ने हैदराबाद में mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की थी, यानी कि WHO वैक्सीन हब कहाँ पर स्थापित करने वाला है? तो हैदराबाद में। सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए एक्सीलेंस केंद्र स्थापित करेगा। भारतीय एयरटेल हैदराबाद में हाइपर स्किल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। US ने हैदराबाद में बेगाह मकबरों की बहाली के लिए सहायता परियोजना की घोषणा की है। तो ये आप हैदराबाद के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हे फीवर किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हे फीवर याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये जापान से संबंधित है। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो जापान का हे फीवर मौसमी एलर्जी प्रतिक्रिया है जो बसंत के समय में पेड़ों से बड़ी मात्रा में पराग के कारण होता है। फ्रेंड, जापानी प्रधानमंत्री यानी कि फूमियो किशिदा ने हाल ही में स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। यह बसंत के महीनों के दौरान जापान में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है और हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि खबरों में रहा हे फीवर का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे ये जापान से संबंधित है। अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल लेटेस्ट करंट अफेयर। जापानी पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी जानते हैं, डिस्कस किया था क्लास में। किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? चाइना। दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? बाली में। FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो ये हाल ही में रसिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। मैप में जापान की लोकेशन देख सकते हैं, ये है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। हाल ही में धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जो युद्ध अभ्यास हुआ, ये भारत और जापान के बीच हुआ है। अगला सवाल, किस राज्य द्वारा नीले सांबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मराठा उद्योग रत्न 2023 जो दिया गया है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे आप सभी। डिस्कस कर लेते हैं महाराष्ट्र लेटेस्ट करंट अफेयर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया।
महाराष्ट्र के नागपुर में बेकारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय उत्सव 2023 महाराष्ट्र में मनाया गया। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। तो इतनी जानकारी महाराष्ट्र के बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो एलआईसी ने हाल ही में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया है रत्नाकर पटनायक को। तो इनकी नियुक्ति हाल ही में एलआईसी के द्वारा की गई है। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में होती है और एलआईसी का मुख्यालय आता है कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला सवाल, विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता में कौन विजेता रहा है? तो फ्रेंड्स, ये प्रतियोगिता जीती है डी गुकेश ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि डी गुकेश का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ये काफ़ी अच्छे शतरंज खिलाड़ी हैं भारत के। आगे डिस्कस कर लेते हैं शतरंज से ही संबंधित करंट अफेयर। अनिष्का वियानी ने मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। विश्व शतरंज दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है यूरी एवरबक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इस पोर्टल का शुभारंभ आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि के दौरान डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में किया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ग्वालियर, मध्य प्रदेश में आता है। अगला सवाल, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये स्कीम की डेट आपसे पूछी जा सकती है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसे बढ़ा दिया गया है 2025 तक के लिए। तो 2025 तो आपको याद रखना ही है, साथ ही में इसकी डेट याद रखनी है कि इसे कब लॉन्च किया गया था। तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये आपको याद रखेंगे, और 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और इस योजना के तहत लगभग 80% ऋण महिलाओं को प्रदान किया गया है। अगला सवाल, खबरों में रहा रैकून स्टीलर क्या है? तो फ्रेंड्स, ये समय काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। याद रखेंगे ये मेल बियर है, एक प्रकार का मेल बियर है, और इसका इस्तेमाल आईटी विभाग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित भारत सरकार की 8 संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिसके कारण ये सुर्खियों में रहा। अगला सवाल, जो कि मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि कौशल भारत मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स, इस मेले का आयोजन उधमपुर यानी कि जम्मू कश्मीर में किया गया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका उद्देश्य है युवाओं को उनके चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से संपर्क करना है। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व का पहला एशियाई राजा जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर बना है? तो फ्रेंड्स, ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया? याद रखेंगे कर्नाटक में किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार कल्याण पुरी और राधा कृष्ण राव को दिया जाएगा। याद रखेंगे। हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो याद रखना है आप सभी को, आंकड़ा पूछा जा सकता है 3167। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुतुर सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? राजस्थान राज्य ने। ऑरिलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीत लिया है? तो इसे प्रियांशु राजावत ने जीत लिया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार भारत बायोटेक ने जीत लिया है।
किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड राशिद खान के द्वारा बनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है महिला सुरक्षा से। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंधु जल समझौता, यानी कि सिंधु जल समझौता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः कितनी नदियां शामिल हैं? 6 नदी हैं इसमें, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। 19 सितंबर 1960 को किसकी मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची यानी कि पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? विश्व बैंक की मध्यस्थता के द्वारा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे सिंगी खम्बन और शेर का मुंह भी कहा जाता है सिंधु को। कहाँ पर? तिब्बत में। फ्रेंड्स इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां जिनमें शामिल है रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। सतलुज जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर के निकट राक्षताल से निकलती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? सिंधु की। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बैरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देखेंगे। किस देश को 2023 फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू को। राइट आंसर ऑप्शन ए था। किस देश की किम कॉटन पूर्ण सदस्यीय पुरुषों के T20I में मैदान पर एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है? तो ये न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स बिरसा मुंडा विद्रोह को ही कहते हैं उलगुलन विद्रोह। विशेष आहरण अधिकार SDR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से किसने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।